गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ चैप्टर 4। उम्मीद है आपने चैप्टर अच्छे से कर लिया है और एक बार आपने पूरे चैप्टर को सेल्फ गो थ्रू कर लिया है। अब एक बार आपने सारा काम कर लिया है तो उसके बाद आप क्या करना, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अटेंड करना। मोस्ट प्रोबेबली आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 और एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए एक बार उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर को फिर से एक बार क्विकली गो थ्रू करना है, राइट। एंड फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपने क्या करना है, रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करना है जो आपके क्या करेंगे, काम आएंगे एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो अपन स्टैंडर्ड कवर करने वाले हैं वो है ऐसे 315। कौन सा? ऐसे 315। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एमटीपी अप्रैल 25 में आया है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। ओके, एक कंपनी है फोकस लिमिटेड, वो मैन्युफैक्चरिंग में वो प्लान कर रही है टू इम्प्लीमेंट न्यू डिजिटल सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। ओके, कंपनी नया है ना सिस्टम इंप्लीमेंट करने का प्लान कर रही है, राइट। दैट इज आईटी सिस्टम इंप्लीमेंट करने का प्लान कर रही है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कंपनी ने मिस्टर रमन को एज ए आईटी मैनेजर क्या क्या अपॉइंट किया। तो मिस्टर रमन का मानना है कि जो नई टेक्नोलॉजी है ऑफ कोर्स वो बेनिफिट देती है बट इट कैन आल्सो पोज वेरियस रिस्क टू द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इन दिस कंटेक्स्ट ही नीड्स टू आइडेंटिफाई एग्जांपल्स ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल रिस्क एसोसिएटेड विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू डिजिटल सिस्टम एंड द कंट्रोल कंसिडरेशन नेसेसरी टू मिटिगेट दिस रिस्क इफेक्टिवली। ओके, तो पहला तो आपको कुछ आईटी रिस्क के बारे में बताना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ऊपर रामायण का ही और नीचे क्वेश्चन एकदम सिंपल डायरेक्ट कर दिया। क्या पहला तो आपको कुछ आईटी रिस्क के बारे में बताना है। आईटी रिस्क क्या होती है? डेटा को गलत प्रोसेस करना या फिर गलत डेटा को प्रोसेस कर लेना, बराबर। या फिर जितना अपन राइट्स देते हैं उनके पर्सनल को वो क्या कर सकते हैं, उससे ज्यादा एक्सेस कर सकते हैं, मतलब ब्रेकिंग द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, राइट। या फिर जो सिस्टम होता है वहां पे कुछ अनऑथराइज्ड चेंजेस करना, या फिर जो डेटा होता है मास्टर डेटा होता है उसमें कोई अनऑथराइज्ड चेंजेस करना, राइट। या फिर लॉस ऑफ डेटा वगैरह हो सकता है, राइट। कुछ इलेक्ट्रिक फेलियर के कारण या फिर सिस्टम फेलियर के कारण कुछ है ना वैसा हो सकता है। तो ये कुछ क्या होते हैं, रिस्क होती है आईटी के कारण। और भी कुछ रिस्क होती है, अपन आराम से डिस्कस करी थी, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग डेटा या फिर डेटा को गलत प्रोसेस करना, अनऑथराइज्ड एक्सेस, गेनिंग एक्सेस बियॉन्ड असाइंड, unauthorized changes to data in master file, unauthorized changes to system, right, failure to make necessary changes to system और प्रोग्राम। अगर मान लीजिए AFI की रिक्वायरमेंट या फिर उनके ऑपरेशन में क्या कुछ चेंजेस आए हो सकता है उसको सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं किया गया आईटी सिस्टम में, इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, राइट, या फिर रिस्क इंट्रोड्यूस्ड व्हेन यूजिंग अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर या फिर साइबर सिक्योरिटी रिस्क। ये कुछ रिस्क होती है ड्यू टू आईटी। अब इसको मिटिगेट करने के लिए आपको क्या कंट्रोल लगाना है, इसको मिटिगेट करने के लिए तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको पूरा जो आईटी सिस्टम है साथ में आपके जो ऑपरेशन है आपको क्या करना है, दोनों की क्या करनी है, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एक कंप्लीट डिटेल्ड फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, स्टार्टिंग कहां से हो रही है और एंड कहां से हो रहा है, राइट। आपको उसकी क्या करनी है, थ्रू आउट आपको क्या करनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, राइट। दूसरा आपको देखना है आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम से न्यू सिस्टम में है क्या सारा चेंजेस सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। साथ में आपको देखना है क्या मुझे यहाँ पे कोई एक्सपर्ट की जरूरत है या नहीं है, राइट। उन डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए साथ में उसको क्या करना चाहिए, उसको एड्रेस करने के लिए साथ में जो स्पेसिफिक रिस्क अपन ने जो देखी है उसको भी एड्रेस करने के लिए क्या करना है, आपको कुछ कंट्रोल लगाना है। मतलब डेटा को वही एक्सेस कर सके जिसके पास उसकी अथॉरिटी हो, राइट। आईटी सिस्टम में सही तरीके से डेटा को क्या करे, प्रोसेस करे। डेटा की इंटीग्रिटी को लेकर आपको कुछ करना, कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। सिस्टम एक्सेस को लेकर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंट्रोल लगाने पड़ेंगे। कुछ आपको लॉग मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंट्रोल लगाने पड़ेंगे। कुछ आपको फिजिकल कंट्रोल आपको लगाने पड़ेंगे, राइट। इस तरीके से उस रिस्क को डील करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा जो आईटी सिस्टम है उसका क्या करना पड़ेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रोसेस फॉर इनिशिएटिंग, प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। फिर क्या बोल रहा है, auditor as appropriate should consider risk resulting from the implementation of new technology and how those risks may differ from those that arise from more traditional legacy system, right। फिर क्या बोल रहा है, auditor should consider whether डिजिटल अपस्केलिंग और स्पेशलिस्ट आर नेसेसरी, कोई एक्सपर्ट की जरूरत वगैरह है या नहीं है, राइट। और क्या इंस्टीट्यूट दे रही है, इसके अलावा ओके इंस्टीट्यूट ने इतने ही कंट्रोल्स बताए हैं, अपन ने कुछ और कंट्रोल्स भी डिस्कस किए हैं, राइट। अपन को इतने ही कंट्रोल्स अपन को एग्जाम में लिखना है। अब चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ पीबी लिमिटेड you observe that there is a likelihood of misstatement in the account balance and disclosure in the financial statement. What should be your consideration as an auditor for assessing the risk of a material misstatement? देखिए एक चीज बताता हूँ कि भले कोई कुछ भी बोले कि इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रही है या फिर है ना क्वेश्चन को घुमा के दे रही है, सर्कमस्टेंस क्या कर रही है, अंदर डाल रही है। ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट डाल रही है, ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट नहीं डाल रही है, पर एक चीज मैं आपको बताता हूं कि 90% ऑफ केसेज में क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूट नीचे जाके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही है। क्योंकि देखिए लिमिटेशन है, अगर आपने प्रैक्टिकल पूरा ही डाल दिया सिनेरियो का, आप उसकी ऑडिट किस तरीके से करोगे या फिर कुछ क्या क्या नए पॉइंट कंसीडर करोगे तो सबके आंसर क्या होंगे, डिफर होंगे। तो उसको एवेल्यूएट करना क्या होगा, इंस्टीट्यूट के लिए टफ होगा। तो एक चीज में समझिए, इंस्टीट्यूट कुछ भी सर्कमस्टेंस डाले कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में हिंट मिलेगा कि आपको आंसर क्या लिखना है, और मोस्टली इंस्टीट्यूट का वो जो होता है वो एकदम डायरेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है, व्हाट शुड बी योर कंसीडरेशन एज एन ऑडिटर फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ अ
मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके, तो सबसे पहले तो क्या है, अपन थ्रू आउट द ऑडिट क्या करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है, फिर अपन क्या करेंगे उसको दो लेवल पर क्या करेंगे, असेस करेंगे। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, दूसरा अपन क्या करेंगे एडजस्ट लेवल पर अपन क्या करेंगे उसको असेस करेंगे, राइट। फिर अपन देखेंगे उसकी है ना प्रोबेबिलिटी क्या है ऑकर होने की, साथ में उसका क्या मायना मैग्नीट्यूड है, राइट। वो दूसरे के एडजस्टमेंट को क्या कर सकती है, इंपैक्ट कर सकती है, बराबर। इस तरीके से अपन क्या करते हैं उसको असेस करते हैं। देखिए हम उसको दो लेवल पर असेस करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एडजस्टमेंट लेवल, राइट। आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, assess the identified risk pervasively at the financial statement level and at the adjustment level, consider likelihood of misstatement including possibility of multiple misstatement and whether the potential misstatement is of the magnitude that could result in a material misstatement, right। इस तरीके से अपन क्या करते हैं रिस्क को असेस करते हैं। तो बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक कंपनी है मेसर्स रियल लिमिटेड, आप क्या हो उसके इंटरनल ऑडिटर हो। ये क्या बोल रहा है, while applying risk assessment procedure of inquiring from management and various analytical procedure, you have identified some risks which in your opinion may lead to material misstatement at the financial statement level and adjustment level. Which factor as an auditor will you consider while exercising judgment as to whether such risks are significant risk or not? Okay. इन्होंने क्या बोला है, कुछ इन्होंने रिस्क आइडेंटिफाई करी है। अब ये बोला क्वेश्चन आपको बताने की क्या वो सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है, उसमें आप क्या क्या फैक्टर कंसीडर करते हो। बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिटर ने कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करी इन द कंट्रोल्स, बराबर, जब वो क्या करता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा था। अब ये बोल रहा है क्या वो रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है, उसमें आप क्या क्या फैक्टर कंसीडर करोगे। तो देखिए अपन देखते हैं, क्या उसमें फ्रॉड हो सकता है, राइट, क्या वहाँ पे रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, राइट, क्या वो अनयूजुअल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, राइट, वेदर दे आर रिलेटेड टू रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर अकाउंटिंग डेवलपमेंट वगैरह, क्या उससे रिलेटेड वगैरह है, राइट। तो ये कुछ ऐसी रिस्क यहाँ पे क्या होती है, अगर वैसा कुछ फैक्टर है तो वो क्या होती है, सिग्निफिकेंट रिस्क होती है, राइट। और ध्यान रखना जब भी अपन सिग्निफिकेंट रिस्क को असेस करते हैं तो उससे रिलेटेड जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं उस समय अपन उसको कंसीडर नहीं करते व्हाइल असेसिंग द सिग्निफिकेंस रिस्क। तो देखिए अपन क्या वो रिस्क फ्रॉड से रिलेटेड है, रिस्क रिलेटेड टू रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, राइट, द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज, द डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी कितनी है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, राइट। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इंक्लूड हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज बिजनेस रिस्क रेलेवेंट टू प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एंटिटीज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एस्टिमेट देयर सिग्निफिकेंस, असेस द लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस एंड डिसाइड्स अपॉन एक्शंस टू बी रेस्पॉन्ड टू एंड मैनेज देम एंड द रिजल्ट्स देयरऑफ, elucidate the circumstance in which a risk can arise or change। ओके देखिए टाइम पास किया। पहले इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होता है एंटिटी का, एक बार है ना उसको है ना एक्सप्लेन किया कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है। ओके, फिर लास्ट में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया क्या कि आप ऐसे कुछ सर्कमस्टेंस बताइए जहां पे रिस्क क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है या फिर उसमें चेंजेस आ सकते हैं, बराबर। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर एंटिटी के क्या हो रहे हैं, ऑपरेशन में चेंज आ रहा है, राइट, या फिर लॉ एंड रेगुलेशन में चेंज आ रहा है, या फिर एंटिटी कोई नया सिस्टम क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है, या फिर कोई मर्जर एक्विजिशन वगैरह कर रही है, राइट, या फिर कोई एएफआर या फिर लॉ एंड रेगुलेशन उसकी रिक्वायरमेंट में क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, राइट। अगर ऐसा कुछ सर्कमस्टेंस है तो उसमें क्या हो सकता है, रिस्क बढ़ सकती है या कम जाना, चेंज हो सकती है। देखिए क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग एनवायरमेंट में चेंज आना, न्यू पर्सनल, नया है ना इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाना, रैपिड ग्रोथ होना, नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना, न्यू बिजनेस मॉडल या फिर नए ऑपरेशंस वगैरह में आप क्या करना, उसमें जा रहे हो, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, या फिर फॉरेन ऑप्शन आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो, पहले नहीं करते थे, या फिर कोई नया अकाउंटिंग ट्रांसफर वगैरह आया है, तो इस केस में क्या हो सकता है, रिस्क अराइज हो सकती है, चेंज हो सकती है, बराबर। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए देखिए कंपनी है एबीसी लिमिटेड जो कंज्यूमर प्रोडक्ट में क्या करती है, डील करती है, और उसने क्या किया है रिसेंटली, ऑटोमेटेड ऑल इट्स ऑपरेशन इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग ऑपरेशन। ओके, कंप्लीट क्या क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्या क्या है इंप्लीमेंट किया है, उसमें उन्होंने क्या क्या चेंजेस किया, ईआरपी का है ना नया लगाया, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लगाया, एनालिटिक्स वगैरह क्या क्या नया नया सिस्टम इंप्लीमेंट किए। अभी क्या बोल रहा है, इन द करंट सिनेरियो, अब जो नए सर्कमस्टेंस है उसकी बात हो रही है, क्या यू आर रिक्वायर्ड टू ऑडिट द एंटिटीज duly considering inherent and control risk for the material financial statement adjustment, elucidate the key area that you will focus on for identifying the risk including the deficiency। ओके, आप कौन से एरिया को क्या करोगे, फोकस करोगे रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर उसको असेस करने के लिए, बराबर। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, नया सिस्टम क्या क्या है इंप्लीमेंट किया है, नया आईटी सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, तो अपना फोकस क्या रहने वाला है, उस पर रहने वाला है। क्यों, क्योंकि उसके कारण क्या हो सकती है, रिस्क में चेंजेस वगैरह आ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, जो नया जो प्रोग्राम क्या क्या है कंपनी ने जो इंप्लीमेंट किया, नया जो प्रोग्राम कंपनी ने इंप्लीमेंट किया है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, राइट।
क्या सही तरीके से पुराने वाले सिस्टम को नए में क्या क्या है माइग्रेट किया है, या क्या नया जो सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट किया है, बराबर। क्या उस प्रोग्राम को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो उससे पहले क्या क्या आपने उसको टेस्ट किया है, उसमें जो डेफिशिएंसी आई थी या फिर उसमें जो लूपहोल्स थे क्या आपने उसमें चेंजेस किया है शायद, राइट। साथ में वहां पे जो रिस्क थी क्या उसके रिलेटेड आपने एडिक्वेट कंट्रोल लगाया है या नहीं लगाया। सबसे पहले अपन तो क्या देखते हैं, उस प्रोग्राम को देखते हैं, बराबर। फिर वो प्रोग्राम जिस सिस्टम पर रन करने वाला है अपन क्या करते हैं, वो सिस्टम को भी क्या करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, बराबर। जैसे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अपन क्या करते हैं उसको भी कंसीडर करते हैं। फिर जो प्रोसेसिंग करता है, राइट, जो प्रोग्राम जो प्रोसेसिंग करेगा अपन क्या करेंगे, उस प्रोसेसिंग को एवेल्यूएट करेंगे। देखिए सब चेन में चल रहा है। सबसे पहले अपने प्रोग्राम को एवेल्यूएट किया, फिर अपन क्या करें, जिस सिस्टम पे वो प्रोग्राम रन करेगा अपन क्या करें, एक बार उसको एवेल्यूएट कर रहे हैं। फिर अपन क्या देख रहे हैं, जो वो प्रोग्राम है उसकी जो एक्चुअल जो प्रोसेसिंग है अपन क्या करते हैं उसको कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, उस प्रोसेसिंग को कंसीडर करें, क्या वो डेटा को सही तरीके से प्रोसेस कर रहा है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी। साथ में ये बात की रिक्वायरमेंट वगैरह है, क्या उसके अकॉर्डिंग, राइट, जो आपका जो सिस्टम है डेटा को सही तरीके से प्रोसेस कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट, सारे लॉग मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, बराबर। फिर अपन क्या करेंगे, उसकी फिजिकल सिक्योरिटी भी देखेंगे, बराबर। अपन अभी तक क्या देखा, सिर्फ उसकी सॉफ्टवेयर वाली सिक्योरिटी को अपन क्या क्या कंसीडर किया, वहां पे क्या क्या रिस्क है, राइट, इन हैंड रिस्क क्या क्या है, वहां पे क्या नई रिस्क आ रही है, उसके लिए क्या है ना एंटिटी ने कंट्रोल लगा है, राइट। क्या वो कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वहां पे कंट्रोल में क्या रिस्क वगैरह है, राइट। अपन क्या क्या एक बार ये देखिए। फिर अपन क्या देख रहे हैं, उसकी फिजिकल सिक्योरिटी पे अपन क्या क्या कंसीडर करेंगे, राइट। फिजिकल सिक्योरिटी मतलब वहां पे कोई अनदर एक्सेस नहीं कर ले, राइट, कोई अनदर चेंजेस नहीं कर ले, राइट, मास्टर डेटा में या फिर ना उस सिस्टम को लेके, बराबर। तो अपन क्या करते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी को भी क्या करते हैं अपन कंसीडर करते हैं। साथ में अपन फिजिकल सिक्योरिटी में अपन वो भी देखते हैं कि जो नेचुरल जो है ना थ्रेट होते हैं, राइट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है या फिर कोई फ्लड या फिर कोई ना रेन वाला जो थ्रेट वगैरह होता है, राइट, अगर उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या एंटिटी ने क्या ना रिलेटेड सेफगार्ड है ना अप्लाई किए हैं या नहीं किए। और साथ में अपन क्या करते हैं, जो स्पेशलाइज्ड यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, राइट, अपन क्या करते हैं उनको भी है ना क्या करते हैं एवेल्यूएट करते हैं। मतलब ऐसे प्रोग्राम जो क्या करते हैं, जो डेटा के रिलेटेड काम करते हैं या फिर जो नेटवर्क मॉनिटरिंग वर्क को लेकर क्या करते हैं काम करते हैं, अपन क्या करते हैं उनको भी क्या करते हैं एवेल्यूएट करते हैं। उसके बेसिस पर अपन क्या करेंगे, इन हैंड रिस्क को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे। साथ में अपन क्या करेंगे, कंट्रोल रिस्क को भी अपन है ना आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे। उसके बेसिस पे क्या करेंगे, अपन ओवरऑल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है इंस्टीट्यूट। सबसे पहले आप देखोगे प्रोग्राम डेवलपमेंट, फिर आप देखोगे सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, फिर आप देखोगे ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, जो डेटा को प्रोसेस करा अपन क्या करेंगे उसको चेक करेंगे। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, काफी बार मैनुअल अपन क्या करते हैं, नया डेटा भी क्या करते हैं उस सिस्टम में डालते हैं, सही डेटा भी डालते हैं, क्या सारे लॉग सही तरीके से मेंटेन हो रहे हैं, क्या ऑडिटल मेंटेन हो रही है। काफी बार क्या करते हैं अपन गलत डेटा भी उसमें डालते हैं, राइट, क्या उस गलत डेटा को भी क्या प्रोसेस कर रहा है, क्या वो उसमें एरर रिपोर्ट जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो एक्सेप्शन रिपोर्ट उसमें जनरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, किस तरीके से कम्युनिकेशन वगैरह कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं उसको भी एक बार चेक करते हैं। फिर क्या बोला, आप उसकी फिजिकल सिक्योरिटी देखोगे, साथ में आप क्या करोगे, उसके जो स्पेशल यूटिलिटी प्रोग्राम है आप क्या करोगे, एक बार उनको भी चेक करोगे, राइट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, हाँ, पर एक बार इसको देखा हुआ नहीं हो तो इसके आंसर लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ऑफकोर्स इसलिए बोलते हैं कि एक बार आपको क्वेश्चन बैंक एक बार आपको देख लेना चाहिए। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड कौन सा है, ऐसे 320, कौन सा है ऐसे 320, कौन सा मटेरियलिटी वाला। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अब देखिए वाई एंड कंपनी क्या है, ऑडिटर है एक कंपनी के, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिटर they come across that certain machinery had been imported for production of a new product. Although the auditor have applied the concept of materiality for the financial statement as a whole, they now want to re-evaluate the materiality concept for the transaction involving foreign exchange. Give your views in this regard. Okay, देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्या है, जो वाई एंड कंपनी है उन्होंने क्या किया है, इनिशियली ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल क्या क्या सेट किया है एज पर द एक्सपेक्टेशन, या फिर उनके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उस समय उन्होंने क्या किया, उसके बेसिस पे ओवरऑल मटेरियलिटी क्या करी, सेट करी, बराबर। फिर अपन ऐसे 3 में क्या दिखा था, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, राइट, अगर आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपके पास क्या थी पहले अवेलेबल होती, उस केस में आप क्या करते हैं, डिफरेंट मटेरियलिटी लेवल सेट करते। तो आप क्या कर सकते हैं, उस केस में अपनी मटेरियलिटी लेवल को चेंज कर सकते हो। उससे आप क्या करोगे, कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, चेक करोगे क्या मेरी एग्जिस्टिंग मटेरियलिटी क्या है, रेलेवेंट है या नहीं है, राइट, क्या उसमें चेंजेस करने की जरूरत है। ओके, अगर चेंजेस करने की जरूरत है तो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। वहां पे अपन एक और पॉइंट देखा था क्या अगर कोई स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट, जहां पे लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी भी क्या कर सकती है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इकोनॉमिक डिसीजन को क्या कर सकती है, इंपैक्ट कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, तो वैसे ट्रांजैक्शन के लिए क्या कर सकते हो, आप लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, राइट। तो ऐसे 320 क्या करता है, अलाउ करता है कि आप क्या कर सकते हो, फिर से रीइवैल्यूएट कर सकते हो अपने मटेरियलिटी को, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है, ऑडिटर कैन रीइवैल्यूएट द मटेरियलिटी कंसेप्ट आफ्टर कंसीडरिंग द नेसेसिटी ऑफ सच रिवीजन। एक बार आपको इसको रीड कर लेना, इसमें वापस से वही सारी चीज एक बार रिपीट करी गई है। अब देखिए एक बार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पे कभी नया क्वेश्चन आया है, अपन एक बार ना उसको देख लेंगे, इसको देखने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए अब देखिए ये भी नया क्वेश्चन है जो एमटीपी सितंबर 24 में पूछा गया था। देखिए क्या क्वेश्चन है, ओके, ये भी अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार आप इसको देख लेना। अभी ऊपर ने जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा ना, ये उसी का रिपीटेड है। हाँ, अब चलिए अपन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए क्या क्वेश्चन है, एक कंपनी है पीसीएम लिमिटेड, उसके ऑडिटर है मिस्टर सुनील। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्लानिंग फॉर द ऑडिट, सीए सुनील intends to apply the concept of materiality for the financial statement as a whole. Please guide him with respect to factors that may affect the identification of an appropriate benchmark for this purpose. Now, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया है कि आप उसको कुछ फैक्टर बताना है जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट बेंचमार्क, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट बेंचमार्क शुड बी अडॉप्टेड बाय सीए सुनील इफ पीसीएम लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ एयर कंडीशनर एंड इज हैविंग रेगुलर प्रॉफिट। ओके, आपको कुछ सर्कमस्टेंस दिया है, राइट, आपको वहां पे बताना है कि एप्रोप्रिएट बेंचमार्क का क्या होना चाहिए। तो पहला सर्कमस्टेंस क्या है, कंपनी मैन्युफैक्चर सेल ऑफ एयर कंडीशनर में है और कंपनी को क्या हो रहा है, रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, कंपनी है in the construction of a large infrastructure project and incurred losses in the previous 2 financial year due to pandemic. Okay, extraordinary activity के कारण क्या हो रहा है, कुछ लॉसेज वगैरह हो रहे हैं, बराबर। अब देखिए क्या हो रहा है, तो पहला तो अपन कुछ फैक्टर बताने हैं। तो देखिए कुछ फैक्टर्स अपन क्या देखते थे, सबसे पहले देखते थे वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क, राइट, जो आप बेंचमार्क ले रहे हो उसकी वॉलेटिलिटी, राइट। फिर अपन देखते थे आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, राइट। फिर अपन देखते थे लाइफ साइकिल ऑफ द एंटिटी, ग्राफिक प्रोडक्ट वगैरह, उसके अपन लाइफ साइकिल वगैरह देखते थे। फिर अपन देखते थे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा आइटम पे क्या रहता है, फोकस वगैरह रहता है, जैसे कि प्रॉफिट वगैरह पे रहता है या फिर एसेट वगैरह पे रहता है। फिर अपन क्या कहते हैं, एंटिटी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वगैरह भी अपन देखते हैं, राइट, क्या वो ऐसा है ना इक्विटी बेस है, क्या वो डेट बेस है, राइट। अपन क्या कहते हैं, एंटिटी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट बेंचमार्क का क्या करते हैं, चूज करते हैं। काफी अपन क्या करते हैं, इन सबका एवरेज भी अपन लेते हैं, बराबर। तो पहले तो अपन को कुछ फैक्टर बताए हैं, फिर अपन को बताना है कि क्या है ना होना चाहिए एप्रोप्रिएट बेंचमार्क। तो जहां पे वो क्या कर रहे हैं, एयर कंडीशनर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वहां पे उनको क्या हो रहा है, रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है। तो वहां पे अपन क्या लेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपन क्या कर सकते हैं, बेंचमार्क ले सकते हैं, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए सच एज परसेंटेज अप्लाई टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, राइट। आप क्या कर सकते हो, इसको एज एन बेंचमार्क ले सकते हो। तो देखिए क्या बोल रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह आप क्या कर सकते हो, बेंचमार्क ले सकते हो। फिर ये नेक्स्ट केस बात कर रहा है किसकी, जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है ना, अगर वो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है तो उसमें क्या होना चाहिए। आपने ध्यान रखना, इन्होंने क्या बोला, पिछले 2 साल में लॉसेज हो रहा है ड्यू टू पैंडेमिक। तो ध्यान रखना वहां पे मैं क्या कर सकता हूं, या तो अगर वो क्या ध्यान रखना, मैं वहां पे अगर वो कोई पब्लिक एंटिटी या फिर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वगैरह पे क्या करती है, काम करी, तो वहां पे मैं उसकी टोटल कॉस्ट, राइट, उसको मैं क्या करता हूं, एज बेंचमार्क ले सकता हूं। या फिर उसकी जो नेट एसेट वैल्यू वगैरह होती है, अपन क्या कर सकते हैं, उसको भी एज बेंचमार्क ले सकते हैं, राइट। या फिर उसका जो टोटल रेवेन्यू वगैरह होता है, राइट, लेस क्या है, एक्स्ट्रा आइटम्स वगैरह, राइट, अपन क्या करते हैं, उसके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, उसका बेंचमार्क ले सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, may consider revenue as a gross profit as the benchmarking. Alternatively, C.S. Sunil, the item may consider criteria relevant for audit of the entity is doing public utility program project such as total cost of net cost, right। आप क्या कर सकते हो, उसको भी एज ना बेंचमार्क ले सकते हो। Where the entity has custody of the asset may be यूज्ड एन एप्रोप्रिएट बेंचमार्क, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अभी इसको पूछा गया है एमटीपी अप्रैल 24 में, इसके वापस पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बोला, जो पहले जो क्वेश्चन छोड़ा था ना, वो पहले क्वेश्चन पूछा गया था और ये भी रिसेंटली नया क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके आने के चांसेस फिर से ज्यादा है, राइट। तो इसके बाद अच्छे से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसको पूछा है इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में 24 में, राइट। तो इसके भी आने के चांसेस ज्यादा है। देखिए क्या क्वेश्चन है, अब देखिए अगर क्वेश्चन इतना बड़ा है, देखिए अपनी बुक थोड़ी सी चौड़ी है, बड़ी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अपन को छोटा लगता है। तो इंस्टीट्यूट जो पेज यूज करती है, वहां पे अगर ये सेम क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑलमोस्ट एक पेज का ये क्वेश्चन होगा, राइट। तो क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, तो इस पर अपन क्या करते हैं, लास्ट की 2 लाइन एक बार अपन रीड करते हैं, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए मिस्टर सुशील is confronted with a dilemma regarding the appropriate approach to evaluate uncorrected misstatement using the previously calculated materiality. Kindly guide Mr. Sushil in the light of relevant standards on auditing. अब देखिए एक तो बात हो रही है evaluation of the uncorrected misstatement, मतलब क्वेश्चन किसका हो सकता है, ऐसे 450 का हो सकता है, या फिर क्या बोल रहा है, मॉडलिटी की बात भी हो रही है, मतलब ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे 320 का भी हो सकता है, बराबर। तो अपन एक कंक्लूजन पे पहुंच गए, क्वेश्चन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का है, उसमें भी पर्टिकुलर ऐसे 450 या फिर ऐसे 320 का क्वेश्चन है। तो चलिए अपना काम है ना इजी हो गया। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या है। देखिए, while assessing the impact of uncorrected misstatement in the audit of Manhattan Construction Private Limited, Mr. Sushil encountered a significant issue related to calculation of mortality on sales. The initial mortality calculated was based on estimated figure provided by the management. Notably, during the estimation of a full year sales, the management extrapolated from the actual amount of 11 month to derive the 12 month of sale. However, given the nature of Manhattan Construction as a company in the construction sector where monthly sales exhibit substantial variation, a unique challenge emerged. The actual sale for the last month deviated significantly from the estimated sale due to unforeseen increase in the stamp duty rate imposed by the government in that region. As a result, the last month actual sale represented only 25% of the estimated sale. Okay, देखिए क्या हुआ है,
इनिशियली अपन जो मर्टिलिटी लेवल सेट करते हैं, राइट, वो किसके बेसिस पे सेट करते हैं, एक्सपेक्टेशन बेसिस पे, या फिर जो इन्फॉर्मेशन अपने उस समय अपने पास अवेलेबल होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। अगर आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट, और अगर वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है या फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन होती है, अगर अपने पास वो पहले अवेलेबल होती है, अपन क्या कहते हैं, डिफरेंट मर्टिलिटी लेवल सेट करते हैं, तो उसके अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मर्टिलिटी लेवल सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये उसी का केस है, राइट। ये क्या हुआ, देखिए ऐसे 450 आप बोलता है जब भी आप जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है उसको एवेल्यूएट करते हैं कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट है, राइट, उससे पहले आप एक बार फिर से कंसीडर करते हैं कि क्या मेरी मर्टिलिटी अभी भी एप्रोप्रिएट है या नहीं है, राइट। तो उस समय जब अपन कंक्लूजन फ्रेम कर रहे होते हैं, जब अपन मिस स्टेटमेंट को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, तब एक बार क्या करते हैं, अपन फिर से मर्टिलिटी को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, और उस समय क्या होता है, मर्टिलिटी में सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। अभी उसी की बात कर रहा है। इन्होंने क्या बोला, जो 11 मंथ की सेल थी 11 महीने की, उसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया, 12 मंथ की सेल क्या किया, एस्टिमेट करी, और उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, मर्टिलिटी लेवल सेट कर दिया। अब क्या हुआ, जो 12 मंथ की सेल थी वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई, राइट, जो सेल होनी चाहिए उसकी एक्चुअली सिर्फ 25% सेल हुई। अब मिस्टर सुशील क्या हो गया, कंफ्यूजन में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। तो ध्यान रखना, उनको एज पर ऐसे 450 एंड एज पर ऐसे 320 क्या करना चाहिए, मर्टिलिटी को फिर से रिवाइज करना चाहिए, राइट। अब ध्यान रखना, एक बार मर्टिलिटी को फिर से रिवाइज कर रहे हो तो आपको देखना है क्या मुझे अपनी परफॉर्मेंस मर्टिलिटी को रिवाइज करनी है, साथ में मेरा नीचे टाइमिंग एक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में मुझे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, मेरे अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे इसका क्या इंपैक्ट है, राइट, साथ में मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ओपन करने के लिए क्या मुझे एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर ना परफॉर्म करने की जरूरत है। तो देखिए दोनों का रेफरेंस दिया जा रहा है, ऐसे 450 एंड ऐसे 320। ये क्या बोल रहा है, आपको फिर से मर्टिलिटी को रीअसेस करना चाहिए बिफोर इवैल्यूएटिंग द इंपैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन अवेलेबल, राइट। अब देखिए अपन इसका लास्ट में कंक्लूजन देख लेते हैं, कंक्लूजन क्या है। देखिए एक बार ऊपर साला वापस जो वही थ्योरी रिपीट करेगी जो मैंने आपको बताया है, और जो मैंने आपको बताया है आपको एग्जैक्टली वही लिखनी है, आपको बस उसको पॉइंट में प्रेजेंट करना है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या करिए, उसको पैराग्राफ में प्रेजेंट करिए, आप उसको पॉइंट में भी प्रेजेंट करोगे तो चलेगा, राइट। अब देखिए मैं आपको बार बार स्टैंडर्ड का नाम ले लेके आपको क्या करना है, उनका रेफरेंस दे रहा हूँ, जिससे कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ जो है ना उसके नंबर आपके ना दिमाग में फिट हो जाए। तो आपको भी एग्जाम में ट्राई यही करना है कि आप ना स्टैंडर्ड का रेफरेंस आप ना साथ साथ में दो। अब देखिए क्या है, ये क्या बोला, जो मिस्टर सुशील है उनको फिर से क्या करना चाहिए, रीअसेस करना चाहिए मर्टिलिटी इनिशियली डिटरमाइन अंडर द एस 320। अगर वो क्या हो रही है, मर्टिलिटी आपने जो सेट की थी वो क्या हो रही है, अब लोअर मर्टिलिटी क्या हो रही है, सेट हो रही है एज प्रीवियसली डिटरमाइंड, तो उस केस में आपको फिर से रिकंसीडर करना चाहिए परफॉर्मेंस मर्टिलिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द नेचर टाइमिंग एक्शन ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, राइट। तो एक बार क्या करना है, आपको फिर से अपनी क्या करनी है, मटेरियल लेवल को क्या करना है, आपको फिर से उसको रीअसेस करना चाहिए, राइट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बात करिए, इसके भी आने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो ये कुछ नए क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने क्या किए हैं, ऐड किए थे, राइट। ऑफ कोर्स यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सिर्फ अच्छे पॉइंट पूछे हैं, बराबर, कुछ नया नहीं पूछा है, बस अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, राइट। अब अगर ये कोई बोलेगा कि सर ये प्रैक्टिकल है या फिर स्टैंडर्ड में कवर नहीं है, तो आप मेरा स्टैंडर्ड अच्छे से जाके देखिए, ये अपनी चीज बहुत अच्छे से डिस्कस करी है, राइट। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऐसे 330 कौन सा है, ऑडिटर्स रेस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। इसके भी क्वेश्चन ऑफ कोर्स बहुत इजी है। ओके देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ जेड लिमिटेड द ऑडिटर वांट्स टू रिलाई ऑन ऑडिट एविडेंस obtained in previous audit in respect of effectiveness of internal control instead of retesting the same during the current audit. As an advisor to the auditor, kindly caution him about the factor that may warrant a retest of a control. Okay, देखिए जब भी अपन प्रीवियस ऑडिट में जो आपने जो कंट्रोल को जो टेस्ट किए थे, अगर आप क्या करने हो, अगर उसके एविडेंस आप क्या करो करंट ऑडिट में आप यूज करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको देखना पड़ता है कंटेनिंग रेलेवेंस। क्या देखना पड़ता है आपको, उसका कंटेनिंग रेलेवेंस, बराबर। फिर अपन वहाँ पे कुछ फैक्टर देखे थे, अगर वैसे फैक्टर प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, करंट ईयर में ना कंट्रोल को फिर से टेस्ट करना चाहिए, आपको प्रीवियस ऑडिट वाले ना एविडेंस यूज नहीं करना चाहिए, राइट। वो फैक्टर क्या क्या थे, डेफिशिएंट जनरलिटी कंट्रोल, डेफिशिएंट कंट्रोल एनवायरमेंट, डेफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल सर, राइट, या फिर सिग्निफिकेंट मैनुअल अलाइनमेंट, या फिर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है पर्सनल वगैरह में, या फिर सर्कमस्टेंस में क्या हुआ, कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, करंट ऑडिट में क्या करना चाहिए, कंट्रोल्स को फिर से टेस्ट करना चाहिए, राइट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक इसमें एक बस एक लाइन हाईलाइट कर लीजिए, एक सेकंड गाइस, ओके डन। बस इस एक लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, कंटिन्यूइंग रेलेवेंस, ऑडिट को क्या करना होता है, एस्टेब्लिश उसका कंटिन्यूइंग रेलेवेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया है एमटीपी 23 में। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन बड़ा है तो एक बार फिर से इसकी लास्ट की 1 से 2 लाइन पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बाय डूइंग सो ही इंटेंड टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग सर्टेन एजेशन कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, डू यू थिंक हिज अप्रोच इज
इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जस्टिफाइड आंसर विद रीजंस। ओके, कुछ खास समझ में नहीं आया, बस इतना सा समझ में आया है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे क्या क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। एक कंपनी है होप सॉल्यूशन लिमिटेड, उसकी ऑडिट कर रहे हैं CAY। उन्होंने क्या किया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या करी, लो असेस करी। फिर क्या बोला है, हाउ एवर डिस्पाइट द लो असेस्ड ROMM he choose to send external confirmation request to third parties for confirmation of certain material transaction entered into with them by the company। okay, इन्होंने क्या किया, रिस्क को कम असेस करी, फिर भी क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज कर रहे हैं एज अ सब्सटेंटिव ऑडिटर प्रोसीजर। तो क्वेश्चन ये है कि क्या मिस्टर CAY जो है उनकी अप्रोच सही है या नहीं है, तो ऑफकोर्स सही है। देखिए दो इसके बेसिक जस्टिफिकेशन है। पहला तो जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है ऑडिटर का, आपने वहां पे जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अपन जो आइडेंटिफाई असेस करते हैं, राइट, उसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं, बराबर। दूसरा वहां पे क्या होता है, वहां पे इंटरनल कंट्रोल्स को कंसीडर किया जाता है, जहां पे इंटरनल कंट्रोल की भी क्या होती है, खुद की है ना इनहेरेंट लिमिटेशन वगैरह होती है, बराबर। तीसरा अपन को स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का जो अपन जो बेसिक है ना अप्रोच देखी थी, जहाँ पे अपन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बात करी थी, वो क्या बोलते हैं, जितना मटेरियल ट्रांजैक्शन होता है आपको वहां पे उतने ही पॉजिटिव ऑडिट एविडेंस आपको क्या करना चाहिए, ऑब्टेन करना चाहिए, जितना आइटम क्या होता है सिग्निफिकेंट होता है, बराबर। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पे जो CAY है, राइट, उन्होंने जो अप्रोच अडॉप्ट करी है वो एकदम सही है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है, रीजन बता रहा है। पहला तो जो रिस्क असेस करी जाती है वहां पे क्या होता है, सिग्निफिकेंट जजमेंट होते हैं एंड मे नॉट आइडेंटिफाई ऑल रिस्क ऑफ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन टू द इंटरनल कंट्रोल। इट इज इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ अ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, देयरफॉर एज डिस्कस्ड अबव द अप्रोच ऑफ अ CAY इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑफ कोर्स अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको एक बार बोला था कि जब अपन क्लासेज ले रहे थे कि इस चीज पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट, इस चीज पे क्वेश्चन आ सकता है। काफी टाइम से इंस्टीट्यूट इस चीज को क्या कर रही थी, इग्नोर कर रही थी, बट इसमें MTP 23 में इसका क्वेश्चन है तो मेरे दिमाग से निकल गया था, राइट। तो ऑफकोर्स इंस्टीट्यूट ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है और इसके आने के चांसेस ज्यादा है, बराबर। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो एक बार इसकी लास्ट की 2 लाइन पढ़ते हैं, क्या कुछ अपन को फायदा होता है या नहीं होता है। अब देखिए क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, वेदर मिस्टर के can use the audit evidence obtained regarding operating effectiveness of control on identification and disclosure of related party relationship and transaction in the interim period। okay, क्वेश्चन किसका है, SA 330 का क्वेश्चन किसका है, SA 330 का है, राइट। इंटरिम पीरियड में उन्होंने कोई एविडेंस ऑब्टेन किए हैं, क्या वो उसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब एक बार देखते हैं पूरा क्वेश्चन क्या है। देखिए, while formulating the audit plan and responding to the risk of material misstatement identified and assessed in related party transaction and relationship, Mr. K, the engagement manager of the audit team of ABC Limited, decided to rely upon the internal control placed for identification and disclosure of a related party relationship and transaction in accordance with the applicable financial reporting framework. You are requested to guide Mr. K regarding the necessity to test the control to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Also guide whether Mr. K can use the audit evidence obtained regarding operating effectiveness of control तो देखिए 2 क्वेश्चन है। पहला तो आपको उनको बताना है, यू आर रिक्वेस्टेड to guide Mr. K regarding the necessity to test the control to obtain sufficient and appropriate audit evidence। दूसरा आपको बताना है क्या वो इंटरिम पीरियड के ऑडिट एविडेंस को यूज कर सकते हैं फॉर द होल पीरियड, बराबर। 2 चीजें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला तो अपन क्या बोला था, ऐसे 330 क्या बोलता है, अगर आपने रिस्क को असेस करते हुए अगर इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर किया था, इंटरनल कंट्रोल को क्या किया था, कंसीडर किया था, उस पर रिलायंस प्लेस किया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन कंट्रोल को टेस्ट करना पड़ेगा, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। दूसरा अगर आपको लगता है क्या कि अगर आपके जो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर है अगर वो आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपको क्या करना है, परफॉर्म करने हैं। तीसरा, आप जितना ज्यादा रिलायंस प्लेस कर रहे हो और इंटरनल कंट्रोल आपको क्या करना है, उतने ही ज्यादा पॉजिटिव ऑडिट एविडेंस आपको ऑब्टेन करने। एक और अपन इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, देखिए यहाँ पे रिस्क किससे रिलेटेड है, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से। इसको अपने क्या बोला था, सिग्निफिकेंट रिस्क में अपने उसको डाला था। सिग्निफिकेंट रिस्क पे अपन को क्या बोलती है, आपको कंट्रोल को टेस्ट करना चाहिए, राइट। तो ऑफकोर्स आपको उनको बताना है एज पर एनसी 330 कि आपको क्या करना चाहिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करनी चाहिए। ये उसका ना जस्टिफिकेशन आपको दे रहे हैं, बराबर। फिर देखिए अगर आप क्या कर रहे हो, इंटरिम पीरियड में क्या कर रहे हो, अगर आप इंटरिम पीरियड के ऑडिट एविडेंस आपको यूज करना है तो आपको उससे पहले कुछ चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको चेक करनी पड़ेगी। पहला, कोई सब्सिक्वेंट चेंजेस तो नहीं आए हैं, राइट, कंट्रोल्स में वगैरह, या फिर कुछ चेंजेस वगैरह तो नहीं हुए। अगर आपको वो देखना है, अगर चेंजेस हुए हैं तो आपको उस चेंजेस के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, आपको एडिशनल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। दूसरा, आपको देखना है जो मैंने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं क्या ये मेरे रिमेनिंग पीरियड के लिए क्या है, रेलेवेंट है, या फिर क्या मुझे एडिशनल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की जरूरत है, राइट। ये दोनों क्राइटेरिया डिटरमाइन करने के बाद आप देख सकते हो क्या मैं इंटरिम पीरियड में जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं क्या मैं उसको होल पीरियड के लिए ना उसको यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, राइट। देखिए, when the auditor obtain audit evidence about the operating effectiveness of control during an interim period, the auditor shall obtain audit evidence about the significant changes to those controls subsequent to the interim period and determine the additional audit evidence to be obtained for the remaining period, right।
चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mr. Agrawal, in the course of audit of PQ Limited, wants to perform external confirmation procedure to obtain audit evidence. Guide Mr. Agrawal listing out the factor that may assist him in determining whether external confirmation procedure are to be performed as a substantive auditor procedure. Okay, आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज करो उससे पहले आपको क्या क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए, राइट? तो देखिए अपन क्या करते हैं, एक तो अपन क्या करते हैं उसकी कंफर्मिंग पार्टी का नॉलेज देखते हैं, उसकी विलिंगनेस देखते हैं, एंड तीसरा क्या देखते हैं अपन उसकी ऑब्जेक्टिविटी अपन देखते हैं। इसके बेसिस पर अपन डिसाइड करते हैं कि आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन को एज अ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर यूज करना है या नहीं करना है, राइट? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, इसके क्वेश्चन अपन अभी नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी है, इतने इजी है कि मतलब इंटर लेवल के क्वेश्चन है। तो एक बार आप क्या करना, एक बार इनके क्वेश्चन एक बार आप क्या करना, गो थ्रू करना, और मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा ना सिर्फ एक या दो नए, बाकी सबके सब पुराने, राइट? सिर्फ 2-4 क्वेश्चन इसमें नए और वो भी बहुत इजी है। तो एक बार आप क्या करना, इन क्वेश्चन को गो थ्रू करना। गो थ्रू कब करना, अभी मैं इस पे ना इस पे लेक्चर लेना मेरा बाकी है, मैं एक बार वो लेक्चर अपलोड कर दूं, आप एक बार लेक्चर को देख लेना, राइट? उसके बाद उसके कंटेंट को एक बार गो थ्रू कर लेना, उसके बाद आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को देखना है। अगर उसके बाद भी आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी कहीं पे भी डिफिकल्टी आती है तो आप सिर्फ मुझे एक मैसेज करिएगा, मैं इस पे क्या करूंगा, लेक्चर ले लूंगा, राइट? और इस लेक्चर को लेने में आपको मतलब 15-20 मिनट ज्यादा से नहीं लगेंगे। तो आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी आती है एक भी क्वेश्चन को करने में तो आप मुझे मैसेज करना, राइट? मैं पूरे चैप्टर पे ना क्या करूंगा, क्वेश्चन ले लूंगा, राइट? तो चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड कौन सा है, एसए 265। अब इसमें क्या बहुत सारे है ना क्वेश्चन रिपीट किए गए, तो बार बार मैं क्वेश्चन पढ़ूं फिर मैं आपको बोलूं रिपीटेड क्वेश्चन है या फिर एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? तो एक बार क्या करना, उस चैप्टर वो चैप्टर भी छोटा सा ही आधे पौन घंटे में पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करना, इसके क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेना फटाफट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसए 265, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी, राइट? तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ऑडिटर आर रिक्वायर्ड to obtain an understanding of the internal control relevant to audit when identifying and assessing its effectiveness and risk of a material misstatement. During the course of audit of ABC Limited, you observe that significant deficiency exists in an internal control system and you want to ascertain the same. Elucidate the various indicator of a significant deficiency which will help you in assessing the efficiency of the internal control system of the organization. Okay, आपको कुछ इंडिकेटर बताना है जो क्या बताते हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो देखिए अगेन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या या तो एंटिटी का जो इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट है, राइट, वो क्या है, इनइफेक्टिव है, या फिर एंटिटी का जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है वो क्या है, या तो एब्सेंट है, या फिर क्या है वो है इनइफेक्टिव, या फिर क्या है वो है इनइफेक्टिव, या फिर कुछ ऐसी एरर है जो क्या है ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी, कंट्रोल उसको आइडेंटिफाई करने में क्या हो गया, फेल हो गया, बराबर। मिसस्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय ऑडिटर प्रोसीजर दैट वर नॉट प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड करेक्टेड बाय द इंटरनल कंट्रोल, या फिर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुई है और एडिक्वेट उसके लिए रेस्पॉन्स ना डिजाइन नहीं किया गया, तो ये भी क्या होती है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी वगैरह होती है। फिर क्या बोल रहे, डिस्क्लोज ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड, राइट, या फिर एविडेंस ऑफ द मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? ये कुछ इंडिकेटर है ऑफ द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। ये दो नए पॉइंट इंस्टीट्यूट ने क्या क्या है ऐड किया है, तो अब आप आंसर लिखो तो आप क्या करना, इन दो पॉइंट को भी ऐड करना, कुछ खास नहीं है। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया वाला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, छोटा वाला क्वेश्चन देख लेना, बड़ा वाला आप देख लेना, इसमें ऐसा करना बड़ा वाला क्वेश्चन आप देख लेना। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक कंपनी है टीआरपी लिमिटेड, उसके ऑडिटर है सीएएन। नाउ ड्यूरिंग द ऑडिटर उन्होंने क्या किया, कुछ डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करी इन द इंटरनल कंट्रोल। अब उनको चेक करना है कि ये जो डेफिशिएंसी है क्या ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं है, एंड हैज टू कम्युनिकेट देम इन राइटिंग टू द टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस, गाइड सीएएन विद सम एग्जांपल ऑफ मैटर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल विद रेफरेंस टू रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओके, आपको क्या क्या फैक्टर कंसीडर करते हो जब आप किसी डेफिशिएंसी को एवेल्यूएट करते हो कि क्या वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं, तो उसमें आप क्या क्या फैक्टर को क्या करते हो, एवेल्यूएट करते हो। तो अपन देखते हैं, क्या उसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, राइट? क्या उसके कारण फ्रॉड हो सकता है, क्या उसके कारण लॉस वगैरह हो सकता है, उसमें अमाउंट कितना एक्सपोज है, वहां पे वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी वगैरह कितनी है, राइट? वो जो कंट्रोल जहाँ पे डेफिशिएंसी है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कितना इंपॉर्टेंस है ना प्लेस करता है, राइट? ये कुछ फैक्टर्स है, उसके बेसिस पर अपन क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं, राइट? देखिए क्या उस डेफिशिएंसी के मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या उसके कारण लॉस या फ्रॉड हो सकता है, राइट? अमाउंट वहां पे क्या एक्सपोज्ड है, वहां पे सब्जेक्टिविटी या फिर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, राइट? उसका क्या इंपॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वहां पे वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी या फिर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन वगैरह क्या है, राइट? या उसका दूसरा कंट्रोल के साथ क्या है ना इंटरेक्शन वगैरह है, राइट? तो कॉज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेप्शन डिटेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी इन द कंट्रोल्स, राइट? ये कुछ फैक्टर है जिसके बेसिस पे क्या करते हैं हम इवैल्यूएट करते हैं कि डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए क्या क्वेश्चन है, सीएएस स्टैट्यूटरी ऑडिटर है किसी लिस्टेड कंपनी के,
On reviewing internal control for the company, he is of the view that there can be possible situation where insurance premium for keeping insurance policy current in respect of a various assets of a company may have become due and payable, but internal control system established by the company may not be able to capture it. Elaborate how he should proceed to deal with such a matter. Okay, इन्होंने क्या बोला है, जो इंटरनल कंट्रोल्स है राइट, वो हो सकता है फेल हो गया इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल, बराबर। अब अगर इंटरनल कंट्रोल उसमें फेल हो जाएगा, अगर आप टाइम पे इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दोगे तो राइट, तो आपका क्या होगा, जो एसेट हो क्या होगी, अनइंश्योर्ड हो जाएगी। और अगर वो अनइंश्योर्ड होगी तो उसके कारण क्या हो सकता है ना, कंपनी को लॉस हो सकता है, राइट। क्या हो सकता है, कंपनी को लॉस हो सकता है, राइट। अगर कंपनी को लॉस हो सकता है, इसके कारण जो कंट्रोल में जो डेफिशिएंसी, वो कैसी डेफिशिएंसी है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। क्या है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो यहाँ पे जो हमें जो सीएस है उसको क्या करना चाहिए, टीसीडब्ल्यू को टाइमली बेसिस पे क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, राइट। क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। वहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले तो उस डेफिशिएंसी को बताएंगे, साथ में उसका क्या करेंगे, पोटेंशियल इंपैक्ट बताएंगे, साथ में अपन क्या करेंगे, कुछ और चीजें बताएंगे, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। मतलब हम क्या करते हैं, हमारा पर्पस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना, राइट। उसके लिए हम क्या करते हैं, रिस्क को असेस करते हैं, जिसके बेसिस पे क्या करते हैं, हमारा रेस्पॉन्स डिजाइन करते हैं। उस रिस्क को असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल को असेस करते हैं। हम उन्हीं इंटरनल कंट्रोल को असेस करते हैं जो हमारे ऑडिट के लिए रेलेवेंट है, राइट। साथ में हमने वही डेफिशिएंसी आपको कम्युनिकेट करी है जो हमको क्या लगता है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। तो पहले तो ना बताया डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। फिर ने क्या बोला, इसको बताया इट इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि इसके कारण क्या हो सकता है, एंटिटी को लॉस वगैरह हो सकता है। फिर बताया है किस तरीके से उसमें कम्युनिकेट किया जाएगा, राइट। तो इसी के साथ पूरा होता है एसए 265। अब इस चैप्टर का अपन देखते हैं लास्ट स्टैंडर्ड कौन सा है, एसए 450 कौन सा, इवैल्यूएशन ऑफ द मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन ऑडिट प्लान ऑफ टी लिमिटेड as the audit partner you want to highlight the sources of misstatement arising from other than fraud to your audit team and caution them, identify the source of misstatement। देखिए एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार आप इसको देख लेना, इसमें कुछ भी खास नहीं है, राइट। आपको बताना है मिसस्टेटमेंट कहां से हो सकती है, राइट, कैसे हो सकती है, आपको सिर्फ उनको वो बताना है, अदर देन फ्रॉड वाली, बराबर। तो एक बार आप इसको रीड कर लेना, इसमें कुछ भी खास नहीं है, टाइम पास। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट। अभी अपन ने जस्ट अभी 10 मिनट पहले अपन इस क्वेश्चन को किया, तो एक बार आप इसको वापस से देख लेना। इसको फिर से इंस्टीट्यूट ने पूछा है एमटीपी अक्टूबर 24, तो इसको अपन क्या करते हैं, एक 5 स्टार देते थे इस क्वेश्चन को, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए। अब देखिए मुझे मई 25 एग्जाम के क्वेश्चन मुझे याद नहीं है कि क्या उसमें आया है या नहीं आया। अगर उसमें नहीं आया है तो या तो सितंबर 25 या जनवरी 26 में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऑफकोर्स आपको देख के जाना है, राइट। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसी के साथ अपना पूरा हो जाता है ऐसे 450 भी। तो इसी के साथ अपना पूरा होता है चैप्टर 4। थैंक यू, राधे राधे।